कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, CDRK सैनी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को दबा देवें। देखिए, हमारा वन विचार के बारे में अध्ययन चल रहा है। तो देखिए, इस वन विचार के अंतर्गत आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो टॉपिक है RPSC रिट के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और किस तरह बोले जाते हैं आदि के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, हम देखते हैं जो स्वर है। देखिए, जो स्वर होते हैं जिसे हम अच भी कहते हैं, ये अच प्रत्याहार में आते हैं। जो स्वर होते हैं उनके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिसे हम ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो ऋस्व स्वर होते हैं ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। जब इनको बोला जाता है तो एक मात्रा का समय लगता है, यानी समय कम लगता है। देखिए, जैसे आ, ई, उ, री, ली। देखिए, ये 5 वर्ण है, 5 स्वर है। सॉरी, इन 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर है 5। तो ऋस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं और आ, ई, उ, री, ली ये 5 होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी समय कम लगता है। और ये दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर होते हैं यानी नाम से दीर्घ बड़े, तो इनको जब हम बोलते हैं तो 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो देखिए, ये 8 स्वर दीर्घ स्वर होते हैं और इन्हें बोलने पर 2 मात्राओं का समय लगता है। अब देखिए, जो ये चारों वर्ण हैं, स्वर ए, ओ, औ, ये चारों स्वर संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इनमें 2-2 शब्द, 2-2 स्वर मिलकर इनका निर्माण होता है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जा सकता है। अब देखिए, प्लुत स्वर, देखिए जिनमें त्रिमात्रिक स्वर होते हैं ये, और 3 मात्राओं का समय लगे, यानी कि उच्चारण में अधिक समय लगे। मान लीजिए, हम किसी को बुलाते हैं कि इधर आना, तो समय अधिक लगे, वो प्लुत स्वर होते हैं। और देखिए, इसके बाद एक भेद तो नहीं है, अनुनासिक स्वर।
अनुनासिक जो स्वर होते हैं वो नाक द्वारा बोले जाते हैं। हमारी जो नाक है उसके द्वारा हम अनुनासिक स्वरों को बोलते हैं, जैसे अंग, ए, यानी कि 5 स्वर है यम गणनम, यानी कि हम नाक से जिन शब्दों को बोलते हैं, जिन स्वरों को बोलते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं, और अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया। स्वर 3 होते हैं। तो देखिए आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। साधारण भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वरों को अच कहा जाता है। जो ऋस्व स्वर है उनको बोलने में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है। कितने वर्ण हैं? कितने स्वर है? 5 स्वर है, और इन 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। ऐसे ही दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, रील, ए, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। तो और ये ए, ओ, औ देकर भी कि ये कौन से स्वर हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं। और प्लुत वर्ग में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है, और इनका उच्चारण में अधिक समय लगता है। और एक ये अलग से ही अनुनासिक स्वर जिन्हें हम नाक से बोल सके। तो देखिए इधर 8 तो क्या, 5 तो क्या हो गया हमारे मूल स्वर, और 8 हो गए हमारे दीर्घ स्वर, यानी ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर कुल 13 स्वर हमारी संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। तो देखिए हमने आज स्वरों के बारे में अध्ययन किया। अब देखते हैं कि व्यंजन, जो व्यंजन कितने होते हैं, किस तरह बोले जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो देखिए अब हम व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहा जाता है। देखिए जो हमारा सबसे पहला आता है क वर्ग। जो क वर्ग में जो ये क, ख, ग, घ, ण, ये 5, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये हलंत क्यों लगाया, क्योंकि ये जो सभी वर्ण ये व्यंजन लिखे हैं ये स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन। तो देखिए स्वर रहित व्यंजन होने के कारण मैंने ये सब हलंत लगाया सभी के। और हमने कल पढ़ा भी था कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना स्वरों के मेल से कभी नहीं बोले जा सकते। तो देखिए इनमें सम्य हलंत है। अब अगर इसमें जैसे मान लीजिए क ही है, अब क में अ जुड़ेगा तब ये क होगा हमारा। इसी तरह मान लीजिए कोई सा भी अक्षर ले लीजिए, ध है, अब ये ध बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता, तो इसमें आ स्वर के मिलान होने से ये पूर्ण व्यंजन हो गया। यानी कि देखिए व्यंजन तो होते हैं लेकिन स्वरों के मेल के बिना हम इन्हें नहीं बोल सकते। तो देखिए ऐसे ही च वर्ग में 5 वर्ण है, इसमें 5, इसमें भी 5 है। इसी तरह ट वर्ग में भी 5 व्यंजन है, ट वर्ग में भी 5 है। इसके बाद प वर्ग में भी 5 है। इसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं, ये 4 व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म वर्ण,
तो देखिए इन सबको जोड़ने पर 5, 10, 15, 20, 25, 4 29, 4 33, टोटल जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसमें 33 व्यंजन। हमने पढ़ा भी था वर्ण विचार में कि 13 स्वर और 33 व्यंजन हमारी संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए आप सोचेंगे ये सब कैसे क्यों लिख रखे हैं, तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले स्पर्श। देखिए स्पर्श क से लेकर म तक, यानी कि ये क से लेकर म तक 5, 10, 15, 20, 25 वर्ण, 25 वर्ण ये स्पर्श वर्ण होते हैं, जिन्हें हम संस्कृत माला में कादियो माउसा नाम स्पर्शः। क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन, देखिए आपको ये अनुनासिक व्यंजन दिख रहे होंगे। जो हमारा वर्ग है उसके अंत में आपको अनुनासिक वर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये न न न न, इनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम नाक के द्वारा बोलते हैं। इसके बाद अंतस्थ वर्ण। देखिए अंतस्थ वर्ण ये 4 होते हैं, ये र ल व, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो अंतस्थ वर्ण इसलिए कहा गया है कि जो हमारी वर्ण ये व्यंजन माला है, व्यंजनों के मध्य में बोले गए हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा गया है। इसके बाद देखिए ऊष्म वर्ण, यानी कि देखिए इसमें ऊर्जा का थोड़ा संचार है। ऊष्म वर्ण ये है स स स स, ये भी 4 हैं, इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो देखिए ये 4 वर्ण है। तो इस प्रकार हमारी जो संस्कृत व्यंजन है वो 33 होते हैं। अब देखिए इसके बाद अनुस्वार। देखिए अनुस्वार क्या होता है? जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार आपने किसी भी अक्षर के ऊपर देखा होगा, मां, है ना, तो इसको इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये अक्षर के ऊपर होता है। और अनुस्वार में वही देखिए अनुनासिक वर्ण माना जाता है अनुस्वार भी, क्योंकि ये नाक से बोला जाता है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। देखिए इनमें कई संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, तो ये संयुक्त व्यंजन कहाँ से आए? देखिए आप हिंदी के व्यंजन पढ़ते हैं, उसमें आप हिंदी के जो व्यंजन है, हिंदी में व्यंजन 36 होते हैं, और यही आप सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए इनमें से 3 गायब है, तो वो जो 3 जो गायब है वो संयुक्त वर्ण होते हैं, श त्र गे। देखिए ये सभी 2-2 अक्षरों के मेल से बने हैं, क और श, त और र, त्र और द और ये गे। तो इस तरह ये संयुक्त वर्णों का निर्माण हुआ है, तो इन्हें हम संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। और ये संयुक्त वर्ण संस्कृत वर्णमाला में अलग से ही दिए गए, इनकी व्यंजनों में गिनती नहीं की गई है। और देखिए जो हिंदी में इन्हें टोटल हिंदी की जो व्यंजन माला है उसमें 33 वर्ण ये और 3 वर्ण मिलाकर 36 व्यंजन माने जाते हैं। तो देखिए आज जो हमारी ये लाइव क्लास हुई, इसमें हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में अध्ययन किया। तो देखिए अब देखते हैं कि परीक्षा में जब आप रीट या आरपीएससी की एग्जाम देते हैं तो किस तरह के प्रश्न आते हैं कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं,
अनुनासिक व्यंजन कितने हैं और अनुनासिक वर्ण दे दिया जाता है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इस तरह आपको मैंने बता दिया है कि क से लेकर मा तक स्पर्श वर्ण होते हैं। कादियो माउसाना स्पर्शः। अनुनासिक वर्ण ये लास्ट के रहे। अनुनासिक वर्ण स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। इसके बाद अंतस्थ, ये अंतस्थ वर्ण है 4। ये वर्णमाला व्यंजन माला के मध्य आने से अंतस्थ वर्ण, और ये ऊष्म वर्ण, ये 4 ऊष्म वर्ण है और ये संयुक्त व्यंजन है। तो आप को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे मुझे मनोबल मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट पर आधारित संस्कृत की वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।